हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। आज हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। 11वीं क्लास मैथ्स का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय या फिर सेट के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मैथ्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ी है, लेकिन 11वीं क्लास में आने के बाद मैथ्स में कुछ हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जिन्हें हमने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा होता है। तो आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जो मैथ्स पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ऐसे सब्जेक्ट में तो नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैथ जैसे सब्जेक्ट में वो नोट्स नहीं बनाते। अब पूछा भी जाएगा उनसे कि आप लोग नोट्स क्यों नहीं बनाते, तो उनका जो आंसर होता है वो होता है कि हम मैथ्स में क्या नोट्स बनाएं। मतलब क्वेश्चनों को एक नोट्स के रूप में लिखना कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए तरीके का यूज़ करेंगे तो आपके लिए मैथ्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट में से होने वाला है। अब वो तरीके क्या है, कुछ स्पेशल तरीके नहीं है, वही सिंपल से तरीके हैं जो हम बाकी सब्जेक्ट में भी करते हैं। हम मैथ्स में भी नोट्स बनाएंगे। अब मैथ्स में नोट्स क्या बनाएंगे, हम हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज की नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स को पढ़ने के बाद, उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत एक्सरसाइज से पहले करें। एक्सरसाइज से पहले मेहनत करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चनों को करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम आसानी से बना लेंगे। चलिए, और दूसरा फ़ायदा ये है कि नोट्स बनाने का, कि जब हम रिवाइज़ करते हैं नेक्स्ट टाइम तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज से पहले, रिवाइज़ करने से पहले उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को देखना चाहिए। मतलब जो हमने नोट्स बनाएंगे उसको देखो, उसके बाद जाके आप एक्सरसाइज का रिवाइज़ करो, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर समुच्चय या फिर सेट के बारे में। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा है समुच्चय। चलिए बात करते हैं समुच्चय या फिर सेट क्या होता है। अगर परिभाषा को देखें सेट की, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार एक सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब क्या मतलब होता है इस सुपरिभाषित का, संग्रह तो आप लोगों को पता है, कलेक्शन आप लोग भी कई प्रकार के कलेक्शन करते होंगे। आप लोगों ने अपने घर में बुक्स का कलेक्शन किया होगा, कपड़ों का कलेक्शन किया होगा, तो कलेक्शन आप लोगों ने सुना है वर्ड। सुपरिभाषित क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है। परिभाषा में हमारे पास जो सुपरिभाषित शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो जो डेफिनेशन है उसकी, किसी भी संग्रह की, किसी भी कलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, परिभाषा चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे इस परिभाषा को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, सुपरिभाषित संग्रह, इट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन को बोल सकता हूँ कि परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, परिभाषा परिवर्तित ना हो। ठीक है, डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अब उसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दुनिया के 10 खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है, वो कलेक्शन है, क्या वो सेट है, समुच्चय है। समुच्चय होने के लिए वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होने के लिए परिभाषा चेंज नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति से व्यक्ति परिभाषा चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं लेके चलूँ कि दुनिया के 10 खतरनाक जानवर मेरे अनुसार कोई और जानवर होंगे, आपके अनुसार वो 10 जानवर कोई और होंगे, तो जो परिभाषा है 10 जानवरों की, वो मेरे अनुसार कुछ और है, आपके अनुसार कुछ और है। इसका मतलब परिभाषा परिवर्तित हो चुकी है। तो अगर डेफिनेशन वेरी करती है, परिवर्तित होती है, तो जो कलेक्शन होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता। तो जो दुनिया के 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह होगा वो एक सेट नहीं होगा, संग्रह हो, ठीक है, बट वो एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्लियर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दुनिया के 10 अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का जो संग्रह है, क्या वो समुच्चय है। तो हो सकता है कि मुझे जो क्रिकेट खिलाड़ी हो उसमें बैट्समैन पसंद हो, किसी को बॉलर पसंद हो, तो उसके लिए जो 10 खिलाड़ी होंगे वो 10 बॉलर होंगे। मेरे लिए कौन हो सकते हैं, मेरे लिए बैट्समैन हो सकते हैं। तो ये जो है, ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित हो जा रही है। अगर ऐसी व्यक्ति से व्यक्ति में परिभाषा परिवर्तित हो जाती है तो वो एक समुच्चय नहीं होता। और कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम गणित में बात करते हैं, मैथ में बात करते हैं, संख्याओं का जो संग्रह है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सम संख्याओं का जो संग्रह है, इवन नंबर का जो हमारे पास कलेक्शन है, क्या वो एक सेट है, एक समुच्चय है। तो इवन नंबर आपसे पूछूंगा, सम संख्या पूछूंगा, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, आपके अकॉर्डिंग भी यही होंगी, मेरे अनुसार भी यही होने वाली है, या किसी भी व्यक्ति के अनुसार सम संख्या यही होने वाली है। तो मेरे पास जो सम संख्या का जो संग्रह होगा,
ऑड नंबर का इवन नंबर का जो मेरे पास कलेक्शन होगा वो कलेक्शन क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि उसकी परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित नहीं हो रही है, परिभाषा वेरी नहीं कर रही है, इसलिए वो क्या होगा, एक सेट होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं समुच्चय के, सेट के, या फिर किसी भी कलेक्शन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से हमारे पास सेट के एग्जाम्पल होंगे और कौन कौन से सेट के एग्जाम्पल नहीं होंगे। एग्जाम्पल को सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, एजुकेशन जो है ना, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी बढ़ाती है हमेशा। मतलब अगर हम एजुकेट हुए हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि अब किसी समुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर दिखाते कैसे हैं। किसी भी समुच्चय को दिखाएंगे कैपिटल लेटर से और उसके सारे एलिमेंट को दिखाएंगे स्मॉल लेटर से। एक समुच्चय को दिखाने के लिए उसके जितने भी अवयव होंगे उनको एक ब्रैकेट में रखते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच एक कॉमा लगाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, उसके सारे अवयव को स्मॉल लेटर से दिखाएंगे और उस सेट को दिखाते समय, रिप्रेजेंट करते समय उसके सारे अवयव, जितने भी अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और प्रत्येक अवयव में क्या करते हैं, एक कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ए, मैं आपको बताता हूँ, ए क्या है, अंग्रेजी के स्वर है। अंग्रेजी के स्वर का एक सेट है, ठीक है, आपको पता है A, E, I, O, U, ये 5 क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब जो इसका सेट है मैंने उसको दिखाया ए से और उसके अवयव कौन कौन है, A, E, I, O, U। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा A, E, I, फिर O, फिर U, ब्रैकेट ऑफ। तो ऐसे दिखाते हैं, किसी भी सेट को दिखाने का ये तरीका है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सेट को दिखाएंगे कैपिटल लेटर से, उसके सारे एलिमेंट को दिखाएंगे स्मॉल लेटर से। उस सेट को दिखाते समय सभी एलिमेंट को, सभी अवयव कहलाते हैं, सभी अवयवों को या फिर एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और बीच में क्या लगाते हैं, उनके कॉमा लगाते हैं। ये जो तरीका है हमारे पास सेट को, जो मैंने इस प्रकार से दिखाया, इस तरीके को बोलते हैं हम रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि, ठीक है। तो हमारे पास अभी हम बात करेंगे आगे कि जो एक सेट है उसको लिखने के कितने तरीके होते हैं। सेट को ऐसे दिखाते हैं। अब बात करते हैं सेट को लिखने के कितने तरीके। एक तरीका तो हमें पता चल गया, वो है रोस्टर विधि या फिर रोस्टर फॉर्म। सेट को कैसे लिखते हैं बात कर लिया हमने, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब जो लिखने की दो विधियाँ हमारे पास, दो विधियाँ कौन कौन सी है, एक है रोस्टर विधि और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर फॉर्म के बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो हमने लिखा था तरीका वो रोस्टर फॉर्म ही था। अब रोस्टर फॉर्म होता क्या है, जैसे हमने सेट को लिखा, देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या था, सेट था, इससे पहले जो हमने लिखा था A, जो हमारे पास सेट था A, E, I, O, U, ये लिखा था हमने उस समय से पहले। तो ये जो हमारे पास तरीका है ये रोस्टर फॉर्म ही है। तो रोस्टर विधि में क्या होगा, रोस्टर विधि में हम क्या करेंगे, सेट को इस प्रकार से लिखेंगे और सेट के जितने भी अवयव होंगे, सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा है समुच्चय निर्माण। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेरे पास सेट होगा, ध्यान से देखिए, उस सेट को क्या लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना सेट को लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सारे अवयव लिखे थे हमने, जितने भी थे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कोई एक अवयव लिखते हैं और उसका एक गुण लिखते हैं। कोई एक एलिमेंट लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा x, डबल डॉट, कोलन का साइन होता है, डबल डॉट, x एक, यहाँ पे गुण लिख रहा हूँ मैं, x एक सम संख्या है, या फिर इसे ऐसा कर सकते हैं, इसी को लिख दे रहा हूं मैं, x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण। इसमें आपको सेट दिया हुआ नहीं है, पूरा सेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम सेट, इसकी हेल्प से हम सेट को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमने रोस्टर में क्या किया, उसके सारे एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिखा। हम समुच्चय निर्माण में क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट को लिखते हैं, एक अवयव को लिखते हैं, उसके बाद उस एलिमेंट का गुण लिखते हैं। अब देखिए, इससे मैं इसको बना सकता हूँ।
मुझे क्या करना है, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं, समुच्चय निर्माण से रोस्टर में चेंज करूं या फिर रोस्टर से समुच्चय में चेंज करूं, देखो दोनों एक ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेट ए है उसमें एक एलिमेंट एक्स है, वो एलिमेंट कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। तो अगर मैं इसे चेंज करूं, बनाऊं, तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स की क्या है, स्वर है। तो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये। तो जो हमारे पास ये तरीका है समुच्चय निर्माण, इसमें क्या होता है, हम एक एलिमेंट को लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके गुण को लिखते हैं। रोस्टर में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण में बस इतना सा अंतर है, नाम से ही क्लियर है, समुच्चय निर्माण, इससे समुच्चय का निर्माण होगा। निर्माण होगा तो पूरा सेट तो दिया ही नहीं होगा ना आपको। अगर पूरा सेट दिया हुआ है तो फिर निर्माण किस बात का, सेट बिल्डर, आप किस बात की बिल्ड करेंगे, बनाएंगे सेट को, जब आपके पास ऑलरेडी पूरा सेट दिया हुआ है। तो रोस्टर में आपको पूरा सेट दिया होगा, सेट बिल्डर में आपके पास एक एलिमेंट दिया होगा, उस एलिमेंट का गुण लिखा रहता है। तो इस प्रकार हमारे पास सेट को निरूपित करने की दो विधियां होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है समुच्चय निर्माण। आई होप आप लोगों को ये दोनों ही विधियां समझ में आ गई होंगी। आगे जब हम एक्सरसाइज में, अभी तो हम एक्सरसाइज में पहुंचे नहीं हैं, जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी विद एग्जाम्पल, जब हम क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं समुच्चय के गुणधर्म, या फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है सेट की, प्रॉपर्टी क्या होती है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखिए एक मेरे पास अगर एक सेट है, तो आपको पता होगा ए ई आई ओ यू, ये मैंने सेट लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। अगर इसे सेट बिल्डर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए इक्वल टू एक्स कोलन का साइन, ठीक है, एक्स का गुण क्या है, एक्स अंग्रेजी पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, का स्वर है। देखिए ये दोनों सेट एक ही है, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया और ये समुच्चय निर्माण में हो गया। तो आगे बात करते हैं कि जो पहला जो गुण है समुच्चय का, वो पहला ही गुण क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेट को लिखता हूँ दोबारा से ए, और इसके अवयवों को आपस में इनकी जगह चेंज कर देता हूँ, इनके क्रम को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ई आई ओ यू ए, फिर से मैंने क्या किया, ए की पोजीशन चेंज कर दी, ए को लास्ट में ले गया। तो अगर मैं किसी भी अवयव की पोजीशन चेंज करता हूँ, इसके क्रम को चेंज करता हूँ, तो सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। एक गुण ये है कि किसी भी सेट में उसके अवयवों की पोजीशन, उसके अवयवों का स्थान चेंज करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो दूसरा गुण है समुच्चय का, प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सपोज मेरे पास एक सेट है बी, या फिर मैं इसे लिख दे रहा हूँ एस, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, लिखते कैसे, कैपिटल लेटर से, बस हमेशा ये ध्यान रखना। मैंने इसे लिखा कि ये जो स्कूल है मेरे पास लेटर है, उसके अक्षरों का समुच्चय, या फिर सेट लिख देता हूँ सीधे। एस है वो एक सेट है, कैसा सेट है, स्कूल शब्द जो मेरे पास है उसके जो अक्षर है, उसके जो लेटर है, उसका सेट है। तो मैं इसे जब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एस सी एच ओ एल। फिर से देखिए मैंने इसे किस में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म में मुझे सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, लिखे मैंने एस सी एच ओ एल। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो स्कूल लेटर है, सॉरी शब्द है, उसमें 2 ओ है, पर जब मैं उसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म में बस मैं केवल एक ही लेटर लिखूंगा। इसका मतलब जो सेकंड गुण है सेट का, वो क्या है कि हम सेट में जो उसके अवयव होंगे उसको रिपीट नहीं करते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सेट है उस सेट में हम सेट के जितने भी अवयव होते हैं उनको रिपीट नहीं करते। जैसे स्कूल में 2 ओ थे, जब मैं उसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं केवल क्या लिखूंगा, एक ही ओ लिखूंगा। यहाँ तक हमने बात कर ली कि हम किसी भी सेट को दिखाएंगे कैसे और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से सेट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल जो सेट होते हैं उनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं। अब इसको समझिए, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, इसको आसानी से समझते हैं। जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, सामान्यतः संख्या कितने प्रकार की होती है, 2। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है और सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ मैं। तो सम्मिश्र संख्या है जिसमें माइनस, रूट के अंदर माइनस आता है, उसे हम आई बोलते हैं, आयोटा, वो काल्पनिक संख्याएं भी कहलाती हैं। तो ये एक सम्मिश्र संख्या होती है और दूसरी होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है,
रियल नंबर का मतलब सारे नंबर जितने भी आपने पढ़े आज तक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, वो सारे नंबर ही किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। और वास्तविक संख्याओं के सेट को किससे दिखाएंगे हम, आर से दिखाएंगे। कहीं पे भी अगर आर लिखा होगा तो जो समुच्चय होगा, सेट होगा, वो किसका होगा, वास्तविक संख्याओं का होगा। वास्तविक संख्याएं क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी संख्याएं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, सारी संख्याएं। तो अगर मैं वास्तविक संख्याओं को तोड़ूं तो मेरे पास दो संख्या निकलती, एक पॉइंट वाली जिसमें पॉइंट लगा रहता है, और एक बिना पॉइंट वाली जिसमें पॉइंट नहीं लगा रहता। पॉइंट वाली मतलब 1.2, 1.3 समथिंग, ऐसे कुछ ऐसी संख्या है, और बिना पॉइंट वाली सीधे नंबर 2, 4, 6, 2, 3, 4, इस टाइप के नंबर। तो वास्तविक संख्या है दो प्रकार की, दशमलव वाली, पॉइंट वाली, और एक बिना पॉइंट वाली। अब बिना पॉइंट वाले को हम डिवाइड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। बिना पॉइंट वाले में क्या होते हैं, जितने भी बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं हम उसे बोलते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा अंक है वो, क्या बोलते हैं उसे, पूर्णांक। तो बिना पॉइंट वाले सारे पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे, फिर जो पूर्णांक का सेट होता है उसे दिखाते हैं जेड से, छोटी छोटी चीज़ें उसे भी समझिए, जेड से दिखाते हैं हम। पूर्णांक होंगे 3 प्रकार के, मैंने कहा ना बिना पॉइंट वाले। अब बिना पॉइंट वाले कैसे हो सकते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं होगा, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, और जीरो हो सकता है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक, ठीक है, जीरो इंटीजर, और ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। पूर्णांकों को दिखाते हैं जेड, तो धन पूर्णांक को दिखाएंगे जेड, ऊपर से लगा देंगे प्लस, और ऐसे ही जो नेगेटिव पूर्णांक होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, उसे दिखाएंगे जेड माइनस से। धन पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। सारे जितने भी बिना पॉइंट के नंबर होंगे शून्य को छोड़ के, वो सारे नंबर क्या होंगे, धन पूर्णांक कहलाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर, उसमें उस सेट को दिखाते हैं हम किसे, एन से दिखाते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में मैं किसे जोड़ दूं, जीरो को भी जोड़ देता हूं, फिर से नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को भी जोड़ देता हूं तो उसे बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब दशमलव वाली संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाली कैसे हो सकती है, सोचिए थोड़ा सा, पॉइंट वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है। एक वो संख्या, देखिए ध्यान से, जिसमें पॉइंट के बाद अंक खत्म हो जाता है, जैसे 1.25 अंक खत्म हो गया। एक वो संख्या जिसमें पॉइंट के बाद अंक चलता रहता है, 2525, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 1.333, रिपीट होते हैं। क्या होता है, अंक रिपीट होते हैं, अंक खत्म नहीं होते। एक इस प्रकार की होती है, और जो तीसरी होती है जिसमें अंक भी रिपीट नहीं होता, वो ना ही खत्म होते, 2, 4, 3, 6, 7, ऐसे कुछ चलता रहता है। फिर से पॉइंट वाले कितने प्रकार के, एक जिसमें पॉइंट खत्म हो जाता है, ठीक है, पॉइंट के बाद अंक खत्म हो जाते हैं। एक वो जिसमें पॉइंट के बाद अंक चलते रहते हैं लेकिन रिपीट होते हैं, और तीसरा जिसमें पॉइंट के बाद अंक चलते हैं और ना ही रिपीट होते हो। तो ये जो होते हैं जिसमें अंक रिपीट होते हैं, और या फिर ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद अंक समाप्त हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आपने 10th में पढ़ा है, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार हमारे पास ये नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम में से ही मैक्सिमम मैथ्स में हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो सेट दिए होंगे वो इन्हीं नंबर सिस्टम में से इन्हीं नंबर के सेट दिए होंगे। हम जो मैथमेटिक्स में जो सेट का यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें जो आर होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। कहीं पे भी अगर ऐसा दे कि आपको आर लिखे सेट का नाम, तो इसका मतलब रियल नंबर है। जेड लिखेगा तो पूर्णांक है, पूर्णांक मैंने आपको बता दिए सारे, क्या बिना पॉइंट वाले अंक। जेड प्लस लिखेगा तो धन पूर्णांक होगा, उसका मतलब जेड माइनस लिखेगा तो नेगेटिव पूर्णांक हो गए। एन लिखेगा तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हो गए। डब्ल्यू लिखेगा तो पूर्ण संख्या हो गए, और क्यू लिखेगा तो परिमेय संख्या है। तो इतना सब पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में जाने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और देखना आप लोगों को क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्प मिलेगी जितना आपने सारा पढ़ा है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक्सरसाइज का, जो हर एक एक्सरसाइज का मैं इंट्रो कराऊंगा, उस एक्सरसाइज के नोट्स बनाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इसके नोट्स बनाइए और नोट्स को दोबारा पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे जाएंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।